हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने फिजिक्स का दूसरा लेक्चर। इस दूसरे लेक्चर में अपने आज कोई भी वस्तु है तो उसके वस्तु के अंदर कैसे आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, आवेशीकरण की कौन कौन सी तरह की विधियाँ होती है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ कि एक पेन है, तो उस पेन के अंदर क्या वो पेन किसी वस्तु को आकर्षित करती है या किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करती है? तो अपने बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो वस्तु जो है, वो पेन है, वो आवेशहीन है। तो आवेशहीन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आवेश नहीं है, उसमें आवेश है, लेकिन धन आवेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या दोनों समान है, और दोनों समान है तो कुल जो आवेश होगा वो शून्य होगा। तो कुल आवेश शून्य है मतलब ना तो किसी को आकर्षित करेगा ना किसी को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब वो आवेशहीन है। तो कोई भी वस्तु आवेशहीन है तो उसके अंदर आवेश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब कैसे आवेश इसको उत्पन्न करे कि कोई वस्तु को वो आकर्षित करे या कोई वस्तु को वो प्रतिकर्षित करे। तो उस आवेशीकरण की अलग अलग तरह की विधियाँ है। तो उस विधियों के बारे में सबसे पहले अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे अपने घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा में क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु है, एक वस्तु, उसको किसी दूसरे वस्तु के साथ में रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रगड़ने के बाद में उस वस्तु के अंदर एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अपने को पता है कोई भी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसके अंदर की ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो ऊष्मा क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन जब उस ऊष्मा को गेन कर लेता है तो वो उसके पास में बहुत सारी ऊष्मा हो जाती है, मतलब वो वहाँ से उच्च कक्ष की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? जैसे किसी के पास में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो वो अच्छी लाइफ जीना चालू कर देता है, तो इसी तरह उसके पास में ऊर्जा आ जाने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बराबर? क्यों? क्योंकि उस कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी तरह जब रगड़ते हैं किसी वस्तु को तो उसके अंदर की ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, और ऊष्मा क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से बाहर निकल के दूसरे कोई वस्तु की तरफ स्थानांतरित होता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले जाने पर होता क्या है? होता ये है कि जैसे कि मान लो कि ये दो वस्तु है, इन दोनों वस्तु को रगड़ा, तो अब इसके अंदर क्या था कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास में चला गया। तो अपने ने पढ़ा है कि कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तब वो क्या हो जाती है, धन आवेश, मतलब ये वाला जो परमाणु है वो हो जाएगा धन आवेशित। और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों किया होगा? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए इसने पास वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब जो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो कौन सा आवेशित हो जाता है? तो ऋण आवेश। तो ये हो जाता है अपना ऋण आवेशित। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से अपने अंदर दोनों जो है परमाणु आवेशित हो गए। ये धन आवेशित हो गया, ये वाला धन आवेशित हो गया, और ये वाला ऋण आवेशित हो गया। इस तरह से कोई भी वस्तु को रगड़ने से उसके अंदर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहली विधि तो ये हो गई। फिर इसके बाद में दूसरी विधि है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा अपने कैसे समझ सकते हैं? तो अपने पास में कोई अनावेशित पदार्थ है। अनावेशित पदार्थ मतलब कोई वस्तु है जिसके अंदर आवेशहीन है, कोई भी तरह का आवेश नहीं है। ठीक है ना? तो उस आवेशहीन वस्तु को किसी आवेश वाली वस्तु के पास में लेके जाते हैं। ठीक है ना? तो एक मैं सिंपल सा यहाँ पे चार पार्ट दिए हुए अपने को, 1 2 3 4। ठीक है? तो ये 4 पार्ट से अपने समझते हैं। अब मान लो कि ये एक परमाणु है,
ये परमाणु का नेट चार्ज जो है वो जीरो है। अब अपने जीरो की बोलेंगे क्योंकि ये परमाणु आवेशहीन है। आवेशहीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर धन आवेश की संख्या और ऋण आवेश की संख्या क्या है? समान है। मतलब धन कितने हैं देखो, तो धन है 3, 3 6 और 9, धन भी 9 है, ऋण गिनते वो भी 9 है, तो ऋण तो माइनस में होते हैं, धन प्लस में होते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्या होगा? जीरो होगा। मतलब नेट चार्ज जो है वो जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमाणु जो है वो अनावेशित परमाणु है या आवेशहीन परमाणु है। अब क्या करते हैं कि इस आवेशहीन परमाणु को किसी आवेशित परमाणु के पास में रखते हैं। ये वाला जो है, ये वाला अपना आवेशित परमाणु है जिसके जो कौन सा चार्ज करता है? माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइनस के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और ये देखो इसके अंदर क्या है कि जितने प्लस थे उतने के उतने माइनस है। ठीक है। तो ये अपना आवेशहीन है। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि नेगेटिव चार्ज वाले परमाणु को आवेशहीन के पास में लेके जाते हैं। ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये ऋण आवेश है, तो सिंपल सी बात है कि ये ऋण आवेश है तो ये आवेशहीन परमाणु के प्लस आयन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि ऋण आवेश जो होता है वो धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इसको इसके पास में लेके जाते हैं, इसको टच नहीं करेंगे, अपने थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके अंदर के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अपने क्या देखते हैं कि देखो पहले तो यहाँ पे क्या थे? प्लस माइनस साथ में थे। अब क्या हो गया कि प्लस जो है वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। ठीक है। तो प्लस ये हो गया। अब प्लस था तो उसके साथ में माइनस कहाँ चला गया? तो माइनस इससे दूर चला गया। अब बोले के लिए दूर क्यों गया? क्योंकि ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते, इसलिए ये एक दूसरे से क्या हो गए? दूर हो गए। इसलिए प्लस वाला यहाँ पे आ गया, माइनस वाला यहाँ पे आ गया। तो अब ये अपने क्या देखते हैं कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जगह बदलने लगे। जगह किस तरह से बदलने लगे? ये वाला जो ऋण आवेश चार्ज है उसके हिसाब से वो बदलने लगे कि ऋण आवेश है तो सबसे ज़्यादा आकर्षित किसको करेगा? अब तो प्लस को बराबर है। अब सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित किसको करेगा? माइनस को, तो माइनस दूर हो गया। तो इस तरह से अपने क्या देखते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें देखो बीच वाला पट्टा तुम देखोगे, ये बीच वाला पट्टा, तो इस बीच वाले पट्टे में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब क्या होगा कि ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको हटाएंगे तो आराम से हट जाएगा। तो अंदर वाला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? अंदर वाला स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा कि बीच वाला तो हट गया क्योंकि प्लस माइनस है तो आवेशहीन हो गया, तो यहाँ पे माइनस बच गया और यहाँ पे खाली प्लस बच गया। इसका मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको ध्रुवीकरण बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन में क्या होता है कि एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस, तो इस तरह का पोलराइजेशन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको अपने बोलते हैं ध्रुवीकरण। अब तीसरा क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है अब बचा ये वाला। ठीक है। अब इसके अंदर से अपने को इसको आवेशित करना है। ठीक है। तो अपने क्या करते हैं? इसको अपने अर्थिंग से ज्वाइन कर दिया, मतलब इसको वायर को ज़मीन से जोड़ दिया। तो ज़मीन से जोड़ गया तो इसके जो माइनस वाले जो पार्टिकल थे, माइनस वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, वो अर्थ ने क्या कर लिया? अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मतलब माइनस वाला भाग तो चला गया नीचे, तो देखो ये चला गया, तो खाली ये पीछे वाला भाग जो था वो यहाँ पे खाली बचा। तो यहाँ पे अब अपने देखते हैं कि यहाँ पे माइनस वाला भाग चला गया, अब खाली बचा क्या? प्लस वाला भाग। अब इसमें भी देखो ये जो बीच वाला भाग है, अब इसमें भी जो बीच वाला जो भाग है, वो बीच वाला भाग अपने ध्यान से देखे तो ये वाला जो है, ये तो ये ऊपर वाला भाग है जिसका नेट चार्ज कितना होता है? 0। क्योंकि देखो प्लस कितने हैं? प्लस कितने हैं? तो कि 6, माइनस कितने हैं? जी के 6, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0। मतलब ये नेट चार्ज तो 0 है। बीच वाला भाग, मतलब बीच वाला भाग तो हटा दो, तो बीच वाला भाग हटाएंगे तो बचेगा क्या? खाली प्लस ही बचेगा। मतलब यहाँ पे पूरा जो परमाणु है उसके अंदर कौन से आवेश होंगे? खाली प्लस वाले आवेश। मतलब ये अपने ने आवेश उत्पन्न कर दिया। पहले जो था ये परमाणु आवेशहीन था, लेकिन उसको स्थिर वैद्युतिक प्रकरण द्वारा उसको आवेशित कर दिया। अब इसके बाद में तीसरा जो है पॉइंट, जिसको अपने
कोई भी परमाणु को आवेशित कर सकते। तीसरा है चालन के द्वारा। अब जो दूसरा पॉइंट पढ़ा था स्थिर वैद्युतिक प्रेरण और तीसरा चालन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में यही फ़र्क है कि स्थिर वैद्युतिक प्रेरण के अंदर, ये स्थिर वैद्युतिक प्रेरण के अंदर इसमें क्या होता है कि दोनों जो परमाणु हैं उनको दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखते, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाते, फिर उसके अंदर अपने आवेश उत्पन्न करते हैं। लेकिन चालन विधि में क्या करते हैं, इन दोनों परमाणु को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया। देखो तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया में दो चालन वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है, बराबर। तो यहाँ पे अब तुम देखोगे तो ये देखो एक कंडक्टर है जिसमें प्लस आयन और माइनस आयन दोनों समान है, मतलब ये अनचार्ज बॉडी होगी, अआवेशित पदार्थ होगा, ठीक है। इसका नेट चार्ज 0 होगा। अब इसके पास में अपने ने एक नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी लाई थी, नेगेटिव चार्ज, जिसका आवेश जो है वो ऋण आवेश है। अब अपने को पता है कि देखो ये तो +3 है, -3 है, मतलब नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। अब इसको माइनस चार्ज वाली परमाणु की बॉडी के पास में लाएंगे तो सिंपल सी बात है, अब इसमें ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब इसको इसके पास में लेके जाएंगे तो ये जो अंदर वाले जो आवेश है ये इस बॉडी को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे मतलब इसको खींचेंगे। तो खींचने से क्या होगा कि ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर के जो प्लस वाले चार्ज है वो प्लस वाले चार्ज जो है उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो खाली माइनस वाले चार्ज यहाँ पे बचेंगे। तो इस तरह से ये वाली बॉडी जो पहले आवेशित बॉडी थी उसको माइनस बॉडी कर दी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो नीचे लिखा हुआ है कि आवेशित चालक से प्रतिकर्षण बल के कारण अनावेशित चालक की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर तब तक होता है जब तक दोनों ओर प्रतिकर्षण बल समान नहीं हो जाता। मतलब दोनों साइड प्रतिकर्षण बल समान नहीं हो जाता तब तक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता रहता। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश के गुणधर्म, ठीक है। तो विद्युत आवेश की प्रॉपर्टीज़ क्या है तो उसके बारे में, तो इसके अंदर जो है पहला पॉइंट है कि कोई भी आवेश है, ठीक है, किसी भी परमाणु में जो भी आवेश है उन आवेशों का बीजगणितीय योग जो है नियम का पालन करता है। मतलब बीजगणितीय योग का पालन करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कोई भी परमाणु है उसके अंदर जितने भी आवेश होते हैं उन सब आवेश का जो योग होता है वो उस परमाणु के आवेश के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो कोई भी एक परमाणु है जिसमें Q1 आवेश, Q2 आवेश और Q3 आवेश है और मान लो कि Qn आवेश है। तो इन सब आवेश को अपने क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो Q1, Q2, Q3, Q4 से लेके Qn, तो इन सब का जो जोड़ होगा वो उसके नेट आवेश, कुल आवेश के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जितने भी आवेश है उसको जोड़ दिया। अब ये अपने को पता है कि गणित के अंदर समेशन का सिंबल है, मतलब सबको जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया QI इक्वल टू कैपिटल Q। तो कैपिटल Q जो होगा वो उसका कुल आवेश होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि तुम्हें बोले कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ये मान लो कोई भी तुम्हारे पास में वस्तु है, अब उसके अंदर बोले कि टोटल इसके अंदर मान लो कि तुमने इसके अंदर डाला, जैसे तुमने जैसे मान लो कि इसके अंदर बलून डाले, ठीक है ना, बलून डाले। तो अब कोई भी बोले कि इसके अंदर टोटल बलून कितने हैं तो तुम क्या करोगे, बलून को जोड़ दोगे, सब जितने भी बलून है, ठीक है। मान लो कि 50 बलून है तो तुम क्या बोलोगे कि इसके अंदर कुल बलून कितने हैं, तो क्या 50, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी परमाणु है तो उसके अंदर आवेश कितने हैं, तो जितने उसके अंदर आवेश है, जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उन सब इलेक्ट्रॉन का योग उसके आवेश, कुल आवेश के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि मान लो कि एक परमाणु है, इसके परमाणु के अंदर एक है +3Q, फिर है +2Q, फिर है -1Q, ठीक है ना। तो ये इसका कुल आवेश कितना होगा, तो देखो +Q तो +Q, +2Q तो +2Q। अब ये -1Q मतलब ऋण आवेश है, तो -1Q तो ये हम यहाँ पे -1Q रखेंगे। अब देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो तो 4 और 2 6,
3 और 2 5, 5 में से एक गया मतलब 4, तो उसका कुल आवेश जो होगा वो 4q हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट तुमको याद रखना है कि कोई भी पदार्थ है उसके अंदर कुल आवेश जो होंगे, उसके अंदर जितने भी आवेश हों सबका जोड़ कुल आवेश के बराबर होगा। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि आवेश जो है वो क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण का मतलब है कि बंच में होते हैं। ठीक है ना। तो बंच में होते इसका मतलब क्या है कि एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूं कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 1 ई होता है। तो 1 ई की वैल्यू कितनी होती है, तो अपने बोलेंगे 1 ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक ई की वैल्यू होती है, बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब तुमको ऐसा बोले कि 1.5 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, या 1.25 इलेक्ट्रॉन होता है क्या है, या 1.05 इलेक्ट्रॉन होता है क्या, तुम बोलोगे कि नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ये 1.5 इलेक्ट्रॉन या 1.25 इलेक्ट्रॉन ऐसा तो सर थोड़ी होता है। तो बस तो यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो बंच में होता है, और वो बंच फिक्स होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बंच होता है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अंदर जाता है तो उसका स्थानांतरण जब होता है तब एक निश्चित आवेश होता है, निश्चित आवेश होता है। ठीक है, तो वो निश्चित आवेश से ना तो कम जा सकता है ना ज़्यादा जा सकता है, जितना है उतना का उतना ही जा सकता है। तो वो जो बंच होता है उस ग्रुप को बोलते हैं क्वांटा। उस आवेश के जो ग्रुप को बोलते हैं, निश्चित ग्रुप को बोलते हैं क्वांटा। ठीक है ना। और वो क्वांटा से ही क्या बना है, क्वांटीकरण बना हुआ है। ठीक है। और मैं एक सिंपल शब्द में बताऊं कि कोई भी परमाणु है तो उसके अंदर अपने क्या बोलते हैं कि इसके परमाणु में कितने, जैसे मान लो कि मैं उदाहरण देता हूँ कार्बन का, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपने बोलेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन। कार्बन 6 होते हैं, 6 परमाणु क्रमांक 6 होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसके अंदर कितने टोटल आवेश कितने होंगे, तो अपने बोलेंगे 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, तो अपने को पता है एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये रख दी। अब इसको गुणा करेंगे तो टोटल आवेश इसका अंदर मिल जाएगा। फिर अब तुमको बोले कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, तो 8 ई मतलब 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया। तो इसका क्या होता है कि पीछे तुम ध्यान से देखो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फिक्स होता है, कांस्टेंट, खाली आगे की संख्या जो है वो बदलती रहती है। तो ये वाला जो है वो क्या है, ये तो आवेश की संख्या फिक्स है, तो ये n है, तो इक्वल टू क्या होगा, टोटल आवेश, Q आवेश। तो ये अपना एक फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू एन ई। तो Q इक्वल टू एन ई मतलब आवेश। ठीक है, ये आवेशों की संख्या कितनी है, गुणा करेंगे तो उसके अंदर का कुल आवेश अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या Q भी लिख सकते हैं, और Q नहीं लिखना है तो तुम स्मॉल ई भी लिख सकते हो। स्मॉल ई का मतलब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आ गया Q इक्वल टू एन Q, या Q इक्वल टू एन ई भी लिख सकते हो, और n मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बढ़ती है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 ई, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 ई, 3 ई, 4 ई। तो इसका मान देखते तो देखो पहला का मान कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर दूसरे का 3.2, फिर कितना आया 4.8, 6.4। तो तुम ध्यान से देखते तो 16, 32, 48, 64, मतलब ये बढ़ कैसे रहा है, सीढ़ियों जैसे। तो ये फिक्स क्वांटिटी में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी सीढ़ी बड़ी है, कभी छोटी है, कभी उससे भी बड़ी है, छोटी है। तो इस तरह से ये एक फिक्स अमाउंट में बढ़ रहा है। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण बोलते हैं। ठीक है ना। तो आवेश का क्वांटीकरण मतलब यही होता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है एक निश्चित
आवेश में होता है, ना उससे ज़्यादा होता है ना उससे कम होता है, ठीक है। तो वो निश्चित आवेश जो होता है उसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁹ फिर कितने आवेश कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, ठीक है। तो ये सब जो अपने ने पढ़े हैं ये टॉपिक, ये विद्युत आवेश के गुणधर्म है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसको तुमको समझना है और अच्छे से याद करना है, ठीक है।